ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज 60 करोड़ से ज्यादा लोग जो भाषा बोलते हैं, मतलब हमारी हिंदी, उसे किसी जमाने में एक भ्रष्ट या कहें तो बिगड़ा हुआ स्लैंग माना जाता था। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब भाषा के इतिहास में एक ऐसा दौर था जब एलीट वर्ग ने इसके शुरुआती रूप को पूरी तरह से नकार दिया था। बिल्कुल, लेकिन आज वही भाषा दुनिया की सबसे ताकतवर और तेजी से बढ़ती भाषाओं में से एक है। तो आज की इस डीप डाइव में हम हिंदी भाषा की इसी यात्रा को खंगाल रहे हैं। और हमारे पास आज भाषा विज्ञान के कुछ जटिल सिद्धांत है, संविधान सभा के गर्मागर्म बहसों के नोट्स हैं और बोलियों के सांस्कृतिक इतिहास का पूरा खजाना है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि हम जिस भाषा का रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं उसका ढांचा असल में बहुत वैज्ञानिक है। सही बात है, और ये यात्रा महज व्याकरण तक सीमित नहीं है। मतलब भाषा किसी भी समाज के मनोविज्ञान का एक जीवित दस्तावेज होती है। सत्ता और धर्म के गलियारों से निकलकर आम आदमी तक पहुंचने का सफर। हाँ, तो शुरुआत इसके बुनियादी ढांचे से करते हैं। हाँ, अगर हम भाषा के शरीर विज्ञान को देखें तो ये संस्कृत की भाष धातु से बनी है और इसके निर्माण की इकाइयां बहुत स्पष्ट हैं। जैसे सबसे पहले ध्वनि, फिर वर्ण या अक्षर, फिर शब्द, पद और आखिर में वाक्य। बिल्कुल, ये सब भाषा के डीएनए की तरह काम करते हैं। ध्वनि और वर्ण भाषा के ईंट गारे हैं जिनसे वाक्य की पूरी इमारत खड़ी होती है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका ऐतिहासिक विकास। प्राचीन काल में संस्कृत का दबदबा था। हाँ, देववाणी। फिर एक बड़ा बदलाव आया और पाली भाषा का दौर शुरू हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। अच्छा, और उसके बाद प्राकृत आई, जिसे जैन धर्म में अपनाया गया, और फिर अचानक से वो शब्द आता है अपभ्रंश। हाँ, अपभ्रंश। इसका तो मतलब ही पतन या बिगड़ा हुआ रूप होता है ना? तो क्या हमारी आधुनिक हिंदी वाकई एक बिगड़े हुए रूप से पैदा हुई है? देखिए, भाषा विज्ञान में बिगड़ना दरअसल एक बहुत ही सब्जेक्टिव शब्द है। ये कोई पतन नहीं था। तो फिर क्या था? ये सरलीकरण की, मतलब सिंप्लीफिकेशन की एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया थी। संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा थी, यानी सिंथेटिक। संयोगात्मक मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, संयोगात्मक का मतलब है कि उसमें शब्दों के रूप बेहद जटिल होते थे। एक ही शब्द के अंदर कर्ता, कर्म और क्रिया सब कुल गुथा हुआ होता था। क्या इसका कोई उदाहरण है हमारे नोट्स में? ये असल में सुनने में कैसा लगता था? जैसे संस्कृत का एक शब्द ले लीजिए, गच्छामि। गच्छामि। अच्छा, हाँ, इस एक शब्द का मतलब है मैं जाता हूं। इसमें सर्वनाम और क्रिया दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सुनने में ये बहुत कड़ा लगता है। और आम जनता के पास इतने भारी भरकम नियम याद रखने का टाइम तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। इसीलिए आम लोगों ने इस संयोगात्मक ढांचे को तोड़ दिया और हिंदी को एक वियोगात्मक यानी एनालिटिक भाषा बना दिया। अरे, ये तो किसी कंप्यूटर की जिप फाइल को अनजिप करने जैसा लग रहा है। हाँ, एकदम सटीक उपमा है ये। मतलब एक भारी भरकम फाइल को खोलकर उसके अलग अलग हिस्सों को बाहर निकाल लिया गया हो। बिल्कुल। उस एक शब्द गच्छामि को अनजिप करके हिंदी ने 3 अलग अलग शब्द बना दिए, मैं, जाता और हूं। इससे भाषा काफी लचीली हो गई होगी। हाँ, उसे सीखना और बोलना बहुत आसान हो गया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपभ्रंश कोई खराब भाषा नहीं थी। ये महलों से निकलकर चौपालों तक पहुंचने का एक क्रांतिकारी कदम था। मतलब जो कल का स्लैंग था वो अपनी सरलता के कारण जनमानस की आवाज बन गया। हैरानी की बात है। और इसी सरलता की वजह से बुद्ध और महावीर जैसे धर्म प्रचारकों ने भी आम जनता तक पहुंचने के लिए पाली और प्राकृत को चुना था। ये वाकई में बहुत बड़ा समाज शास्त्रीय बदलाव था। लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। राजनीतिक पहचान वाला मोड़। जब हम आजाद हुए तो एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के सामने ये चुनौती थी कि शासन कैसे चलाएं, और यही एक बहुत ही आम भ्रांति देखने को मिलती है, राष्ट्रभाषा वाली भ्रांति। बिल्कुल। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, मतलब नेशनल लैंग्वेज। हम भावनाओं में बहकर इस पर बहुत जोर देते हैं। लेकिन हमारे स्रोत तो बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। हाँ, तकनीकी सच्चाई कुछ और ही है। संविधान सभा की बहसों वाले दस्तावेजों में क्या था इस बारे में? ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर सबसे लंबी और तीखी बहसें हुई थीं। 14 सितंबर 1949 को जब हिंदी को मान्यता मिली तो उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रभाषा का नहीं। राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हाँ,
और संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में साफ लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा का मतलब सिर्फ प्रशासन और सरकार के कामकाज की भाषा है ना? बिल्कुल। लेकिन इन दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों रखा गया? क्या संविधान निर्माता किसी एक भाषा को पूरे देश पर थोपने से बचना चाहते थे? ठीक यही बात थी। भारत जैसे देश में जहां तमिल, तेलुगु, बांग्ला जैसी समृद्ध भाषाएं मौजूद हैं, वहां किसी एक को राष्ट्रभाषा घोषित करना गलत होता। इससे बाकी भाषाओं के बोलने वालों को दोयम दर्जे का महसूस होता। एकदम सही। इसीलिए 8वीं अनुसूची में आज 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और यहीं पर संपर्क भाषा यानी लिंक लैंग्वेज की अवधारणा सामने आती है। अच्छा, लिंक लैंग्वेज मतलब हिंदी का काम पूरे देश पर राज करना नहीं है, बल्कि अलग अलग भाषाई समुदायों के बीच एक पुल का काम करना है। हाँ, उत्तर से लेकर पश्चिम तक संपर्क का काम। और इसी पुल को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 351 भी जोड़ा गया था। अनुच्छेद 351? नोट्स में इसके बारे में काफी कुछ है। ये हिंदी के विकास के निर्देश देता है ताकि ये भारत की मिली जुली संस्कृति को व्यक्त कर सके। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हिंदी को एक बंद डिब्बे की तरह नहीं रहना है। मतलब उसे दूसरी भाषाओं से शब्द उधार लेने की आजादी दी गई है। आजादी ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी दी गई है। एक भाषा तभी जिंदा रह सकती है जब वो दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण करे। ये तो बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। लेकिन एक बात सोचिए, संविधान ने जिस मानक हिंदी को राजभाषा चुना, वो तो सिर्फ एक आधिकारिक चेहरा है। हाँ, खड़ी बोली पर आधारित मानक हिंदी। लेकिन असली रंग तो इस भाषा की बोलियों और उपभाषाओं में बसता है। मतलब ये दुनिया बहुत विशाल है। विशाल और बेहद समृद्ध। अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो आधुनिक हिंदी मुख्य रूप से शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। और इसके अंदर 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। ये एक विशाल वटवृक्ष की तरह है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा और हरियाणवी आती हैं। और पूर्वी हिंदी में? उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। और बिहारी हिंदी में तो भोजपुरी, मैथिली और मगही शामिल हैं। इस पूरे बंटवारे को देखकर मेरे दिमाग में एक मजेदार उपमा आ रही है। अच्छा, क्या? ऐसा लगता है जैसे खड़ी बोली किसी म्यूजिक बैंड का लीड सिंगर है। सारा आधिकारिक श्रेय, न्यूज एंकरिंग, प्रशासन सब इसके हिस्से में आता है। और बाकी बोलियां? ब्रज, अवधी और भोजपुरी उस बैंड के वो सदस्य हैं जिनका अपना एक बहुत बड़ा और पुराना फैन बेस है। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है। लेकिन इस लीड सिंगर को ये जगह रातों रात नहीं मिली थी। यही तो मेरा सवाल है। अगर हम इतिहास देखें तो सूरदास ने पूरा साहित्य ब्रज भाषा में रचा। हाँ, और तुलसीदास जी का रामचरितमानस ठेठ अवधि में है। जायसी का पद्मावत भी अवधि में है। बिल्कुल। जब ब्रज और अवधि के पास साहित्य का इतना बड़ा खजाना था, तो फिर अचानक से ये खड़ी बोली मानक भाषा कैसे बन गई? इसके पीछे भूगोल, राजनीति और तकनीक का बहुत बड़ा हाथ था। खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती थी। और क्योंकि दिल्ली सत्ता और व्यापार का केंद्र थी, तो वहां की बोली स्वाभाविक रूप से फैलने लगी। अमीर खुसरो ने इसका इस्तेमाल किया था ना? हाँ, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई की मशीन। अच्छा, छपाई की मशीन ने मानक भाषा कैसे तय कर दी? ये तो बिल्कुल नई बात है। देखिए, जब किताबें बड़े पैमाने पर छपने लगीं, तो शिक्षा व्यवस्था के लिए किसी एक भाषा के व्याकरण को स्थिर करना जरूरी हो गया। समझ रहा हूँ। लल्लूलाल जैसे विद्वानों ने खड़ी बोली में गद्य लिखना शुरू किया। ब्रज और अवधि कविता के लिए तो बहुत मीठी थीं, लेकिन राजकाज और विज्ञान के लिए एक सपाट भाषा चाहिए थी, जिसका व्याकरण बिल्कुल सटीक हो। मतलब कविता के लिए जो भाषा अच्छी है, जरूरी नहीं कि वो वकालत या साइंस के लिए भी अच्छी हो। बिल्कुल। खड़ी बोली ने वो कमी पूरी कर दी, लेकिन उन बोलियों का अपना एक अलग व्याकरणिक विज्ञान भी है। हाँ, मैंने नोट्स में पढ़ा था कि इन बोलियों को उच्चारण के आधार पर तकनीकी रूप से बांटा गया है। जैसे ब्रज भाषा को ओकार बहुला कहा जाता है। इसमें शब्दों के अंत में ओ की ध्वनि प्रमुख होती है, जैसे मेरो, तेरो, आयो। अच्छा, और अवधि को उदासीन आकार बहुला माना जाता है, और भोजपुरी ईकार बहुला है। हाँ, और भोजपुरी का तो अपना अलग ही रुतबा है। आज भोजपुरी बोलने वालों की संख्या हिंदी की सभी बोलियों में सबसे ज्यादा है। भिखारी ठाकुर को तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। और मजेदार बात यह है कि भोजपुरी शब्द का पहला इस्तेमाल किसी भारतीय ने नहीं, बल्कि एक अंग्रेज विद्वान रीमंड ने किया था। यही विविधता तो इस भाषा की ताकत है।
हर रंग की अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे कोलाज को जिस कैनवस पर उतारा जाता है उसकी बात किए बिना चर्चा अधूरी है। आप हमारी लिपि की बात कर रही हैं, देवनागरी लिपि, बिल्कुल। जिसका सबसे पहला प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा समकालीन सवाल खड़ा होता है। हाँ, विश्व हिंदी सम्मेलनों से जुड़ा हुआ। हाँ, 1975 में नागपुर से जो सफर शुरू हुआ वो 2023 में फिजी के 12वें सम्मेलन तक पहुंच गया, और उसकी थीम ने मुझे बहुत चौंकाया। थीम थी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI तक। यही तो उलझन है, एक तरफ सदियों पुरानी लिपि और दूसरी तरफ 21वीं सदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों के बीच अचानक क्या कनेक्शन बन गया? ये उलझन स्वाभाविक है, लेकिन इसका जवाब देवनागरी के विशुद्ध विज्ञान में छिपा है। वो कैसे? देवनागरी एक पूरी तरह से ध्वन्यात्मक यानी फोनेटिक लिपि है। इसका सीधा सा नियम है, जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा, और जो लिखा है वही पढ़ा जाएगा। मतलब इसमें अंग्रेजी की तरह कोई साइलेंट लेटर का झंझट नहीं है? बिल्कुल नहीं। जैसे अंग्रेजी के नॉक में के साइलेंट होता है, या पुट और बट की स्पेलिंग एक जैसी है लेकिन उच्चारण अलग है। हाँ, और यही चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए एक वरदान है। अच्छा, मतलब AI को इसे समझने में आसानी होती है? जब कोई कंप्यूटर अंग्रेजी समझता है तो उसे अनगिनत अपवादों का सामना करना पड़ता है, लेकिन देवनागरी में क की ध्वनि हमेशा क ही रहेगी, चाहे वो शब्द के शुरू में आए या अंत में। हाँ, एक ध्वनि के लिए सिर्फ एक ही प्रतीक है। इससे मशीन लर्निंग मॉडल को डेटा प्रोसेस करने में बहुत कम कंप्यूटिंग पावर लगती है। दिमाग चकरा जाता है ये सोचकर। और क्या उस शिरोरेखा का भी कोई तकनीकी फायदा है? मेरा मतलब है शब्दों के ऊपर जो लाइन खींचते हैं। उसका बहुत बड़ा फायदा है। जब कंप्यूटर विजन या स्कैनर इन शब्दों को पढ़ता है तो शिरोरेखा उसे बताती है कि एक शब्द कहाँ शुरू हुआ और कहाँ खत्म। अरे वाह, ये शब्दों के बीच एक बाउंड्री बना देती है। हाँ, तो हजारों साल पहले हमारे वैयाकरणों ने जो लिपि डिजाइन की थी वो अनजाने में ही आज के कंप्यूटरों के लिए एकदम एल्गोरिदम फ्रेंडली बन गए। इसलिए शायद आज भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी नंबर 1 पर है। उसके बाद बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल हैं। बिल्कुल। इतने सटीक विज्ञान के साथ ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तकनीक की दुनिया इसे इतनी तेजी से अपना रही है। ये तो इस बात का सबूत है कि भाषा कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि हिंदी महज कोई किताबी विषय नहीं है। हाँ, ध्वनियों के विज्ञान से लेकर संस्कृत के महलों तक और पाली प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश जैसी जनभाषा बनने तक ये एक जीवंत यात्रा है। संविधान के अनुच्छेदों का राजनीतिक संघर्ष हो या ब्रज और अवधि की मिठास, और आज AI के साथ कदम से कदम मिलाना, भाषाएं हमेशा एक निरंतर प्रवाह में रहती हैं। वे कभी किसी एक स्वरूप में जड़ होकर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ सुनने वालों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हवा में छोड़ते हैं। एक विचारोत्तेजक सवाल। हाँ, हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे कभी अपभ्रंश को एक बिगड़ा हुआ स्लैंग माना जाता था, जिसने आज की मानक हिंदी को जन्म दिया, जिसे आज हम इतना शुद्ध मानते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जिस इंग्लिश या चैट भाषा का इस्तेमाल होता है, जिसे आज के लोग व्याकरण की हत्या मानकर कोसते हैं, तो क्या पता भविष्य में वही। बिल्कुल, क्या पता आज से 500 साल बाद वही भाषा सरलीकृत होकर एक नई मानक भाषा बन जाए। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ऐसा संभव है कि हमारी आज की ये मानक हिंदी भविष्य की किसी नई भाषा का अपभ्रंश साबित हो? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस भाषाई सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।